18 जून को सभी 10 सीट के लिए एक साथ मतदान होने वाले हैं और उसी दिन शाम तक नतीजे भी सामने होंगे, जिसके लिए 1 जून से 8 जून तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 11 जून तक नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है। 20 जून तक निर्वाचन की सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीट खाली हो रही है, जबकि 1 सीट नीतीश कुमार की पहले से ही खाली है, जिस पर 18 जून को ही उपचुनाव होंगे। तो पहले से खाली 1 सीट है जिस पर उपचुनाव होना है और कुल मिलाकर 10 सीटें हैं जिन पर ये चुनाव होंगे और तारीख दर तारीख 10 सीटों पर चुनाव और किस दिन परिणाम, तो ये वो तारीख की जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 1 जून से लेकर 8 जून तक नामांकन होने वाला है। तो बिहार में विधान परिषद की कुल 10 सीट है जिस पर चुनाव का ऐलान किया जा चुका है और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी कि किस दल से कितने नेता और कितनी सीटें जो है वो खाली हो रही हैं। तो सबसे ज्यादा जेडीयू से कुल 5 सीट है, जिनमें 4 एमएलसी गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा की बात करें, ये वो नाम है, जरा इन नामों को एक नजर देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से 2 सीट सम्राट चौधरी और संजय मयूख, और इसके साथ ही साथ आरजेडी की तरफ से भी 2 सीट है। इन 2 सीटों में मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, ये वो 2 सीट है। कांग्रेस की तरफ से 1 सीट है समीर कुमार सिंह की, जो सीट पर चुनाव होंगे। 28 जून तक का कार्यकाल और इस लिहाज से भी इस पर चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जेडीयू की तरफ से कुल 4 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं, गुलाम गौस, कुमुद वर्मा, साथ ही साथ बीजेपी की 2 सीट, और इन सभी 10 सीटों पर चुनाव जो है वो होने वाले हैं और तारीख आपके सामने है। बताते चलें कि विधायक बनने के बाद से भगवान सिंह कुशवाहा की सीट 16 नवंबर 2025 को खाली हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से भी 2 सीटें सम्राट चौधरी और संजय मयूख की, और इन दोनों का भी कार्यकाल 28 जून तक का है। लेकिन सम्राट चौधरी भी तारापुर से विधायक बनने के बाद से मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 16 नवंबर 2025 को इन्होंने भी विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। आरजेडी से 2 एमएलसी मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह का भी कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है, जबकि 1 एमएलसी कांग्रेस से समीर कुमार सिंह है। और ये वो तमाम जानकारियां लिस्ट जिसे लेकर आप जान रहे होंगे कि चुनाव कब होगा, तो अब तारीख आपके सामने है। अब जिस 1 सीट पर उपचुनाव होने हैं उसे भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है। यह सीट है 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की, जो उनके राज्यसभा जाने की वजह से इस वक्त खाली हुई है। नीतीश कुमार ने 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद से 30 मार्च को विधान परिषद की इसी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और एमएलसी के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल 6 मई 2030 तक का था। ऐसे में उनके इस इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। कि गठबंधन का सरकार चल रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि बंगाल का जो रिजल्ट आया उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 इसको ले लेंगे। देखिए वो क्या जाएगा वो तो वक्त बताएगा ना, आने दीजिए ना, रिजल्ट आएगा तो अपने आप दिखाई देगा आपको। घी है गरगराएगा तो पता चलेगा ही कैसा स्मेल है। अभी तो होने तो दीजिए। बिहार के सरकारी बाबू अब घूमने के लिए विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे। सरकार ने अपने ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से अब तक का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एक निर्देश जारी किया है और ये निर्देश क्या है वो भी जान लीजिए। सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को इस आदेश को पालन करना है। वे 3 महीने में एक बार 2 दिन के लिए सरकारी खर्च पर ही परिवार के साथ पर्यटन स्थलों पर प्रवास करेंगे। वे बिहार में किसी भी जिले के पर्यटन स्थल या फिर पर्यटकीय, इको पर्यटकीय और ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। सभी सरकारी बाबू कर्मचारी शुक्रवार और शनिवार को प्रवास करेंगे। 3 स्थलों का भ्रमण और रात्रि विश्राम उनकी तरफ से होगा और इसका पूरा खर्च जो है वो सरकार उठाने वाली है। अधिकारी इन पर्यटन स्थलों का दौरा करने के बाद अपनी तस्वीर और अनुभव दोनों ही सरकार से साझा करेंगे। अब ऐसे में सवाल यही कि मौज वाली ये कैसी पर्यटन नीति है, क्योंकि इसे लेकर आर्थिक संकट के बीच पर्यटन यात्रा कितनी उचित है, ये सवाल उठ रहा है।
क्या ये पर्यटन विकास के नाम पर पैसे का दुरुपयोग नहीं है? क्या इस योजना पर खर्च का सरकार ने आकलन किया है कि कितना खर्च आएगा? सरकारी बाबुओं को घूमने से पर्यटन कैसे बढ़ेगा, यह भी सवाल है। बिहार जैसे गरीब राज्य में क्या यह प्राथमिकता होनी चाहिए? जनता के पैसे से सरकारी पिकनिक कितनी उचित है? क्या इस योजना के नाम पर लूट की होड़ नहीं मच जाएगी? कोई प्रमाण है कि ऐसे मॉडल से दूसरे राज्यों में कोई लाभ मिला हो, फिर उसका अनुकरण किया जा रहा हो? क्या निजी क्षेत्र, ट्रैवल कंपनियों और विशेषज्ञों से इसे लेकर कोई राय ली गई? ये भी सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के पर्यटन स्थल पर जाने और फिजूल खर्ची के सवाल पर एलजेपीआरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि अपने प्रदेश में अधिकारी हैं या नेता हैं, जाएं और भी लोग घूमने आए। बिहार में एक से एक खूबसूरत जगह मौजूद है। तो अगर जाना हो किसी को, मान लीजिए घूमने फिरने जाना हो, तो अपने प्रदेश में जा रहे हैं तो अधिकारी जाएं, चाहे नेता जाएं, चाहे जो भी हमारे बाहर घूमने के लिए लोग जाते हैं, तो पहले देखें ना, बिहार में एक से एक खूबसूरत जगह है। मान लीजिए हर गया में खूबसूरत जगह है, आपको राजगीर में है, आप जमुई साइड में चले जाइए, वाल्मीकि नगर में कितना खूबसूरत। तो हमारे यहाँ पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है, जा रहे हैं लोग, तो निश्चित इसको बिहार के लोग क्यों बाहर जाएंगे जब अपने यहाँ है। जाना भी है, बाहर जाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रतिबद्ध है, लेकिन अपने यहाँ भी एक से एक शानदार जगह है, वहाँ जाएं और प्रकृति का लुत्फ उठावें। तो अधिकारियों के पर्यटन स्थल पर जाने के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं बनाती है। उसी के तहत सरकार ने यह भी योजना बनाई है और इससे बाहरी पर्यटक भी वहां पर पहुंचेंगे। हमारे पर्यटक स्थल हैं, उन पर्यटक स्थलों के बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह तरह की योजना बनाती है और उसमें अगर पर्यटन विभाग ने निर्णय लिया है कि जो पर्यटन विभाग के अधिकारी हों परिवार के साथ जाएं, वहाँ एमएलए हैं, एमपी हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो पर्यटक स्थल को बढ़ावा के लिए उस जगह की चर्चा करें, चर्चा में लाएं, तो मैं समझता हूँ बाहरी पर्यटक और भी आएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को दुनिया भर में फैलाने के लिए ये पहल अच्छी है। ये बिहार के पर्यटन और बिहार के सभ्यता और संस्कृति से एक दूसरे को नजदीक लाना और हमारा जो बिहार का आज चाहे गया हो या फिर किशनगंज हिमालय की वादी हो या फिर चंपारण वाल्मीकि नगर का फॉरेस्ट का एरिया हो, तो बिहार में पर्यटन के लिए बहुत भी जगह है। और जो हमारे कर्मचारी पदाधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं, उनको एक दो दिन घूमना भी चाहिए। तो हम लोगों ने ये विचार किया है, सरकार ने ये विचार किया है कि हमारे पदाधिकारी कर्मचारी 3 दिन का पर्यटन बिहार के अंदर ही विभिन्न जिला में करेंगे। तो इससे बिहार का पर्यटन भी बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को आपस में एक दूसरे के सभ्यता और संस्कृति के नजदीक जाने का मौका मिलेगा। सवाल उठ रहे हैं कि कामकाज प्रभावित होंगे, सरकारी खर्चे का दुरुपयोग होगा। नहीं, इसमें कोई कामकाज प्रभावित नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उसी समय जाएंगे जिस समय कामकाज उनको नहीं करना है। वहीं सरकार की इस नीति पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने कहा कि पर्यटन को लेकर सरकार की ये नीति समझ से परे है, क्योंकि बाहर के लोग आना नहीं चाहते। सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने ही अधिकारियों को पर्यटन करवाना चाहती है, जिससे कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ेगा। देखिए, बिहार सरकार की जो नई टूरिज्म पॉलिसी बनी है, ये तो समझ से परे है। सरकार अपनी नाकामी खुद ही बता रही है कि बाहर के टूरिस्ट यहाँ आना नहीं चाहते हैं, भय का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। तो जब बाहर के लोग यहाँ आते, टूरिस्ट पैलेस में जाते, जगहों पर जाते, पर्यटक स्थल पर, तो उसका विशेष महत्व होता है। लेकिन अपने ही अधिकारियों पदाधिकारियों को वो पर्यटक स्थल पर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इससे तो कामकाज पर भी असर पड़ेगा। अब बस एक काम और मुख्यमंत्री जी कर देते कि भाई विधायक और मंत्री
हर हफ्ते अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सरकारी खर्चे पर बियर बार जाते, उसका आनंद उठाते और वहां से निकल के उनका पूरा परिवार, उनके सारे रिश्तेदार किसी मसाज पार्लर जाते और मसाज उसाज करवाते। तो सरकार घोषणाबाजी छोड़ काम पर ध्यान दे। जनता के मुख्य मुद्दे क्या है? जनता के मुख्य मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। मुख्य मुद्दा है रोजी रोजगार, पलायन, इस सब पर ध्यान देना। तो सरकारी खर्च पर अधिकारियों कर्मचारियों के सैर सपाटे पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की अपनी ही इसे लेकर दलील है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का दावा है कि जब अधिकारी पर्यटन स्थलों पर प्रवास करेंगे तो उससे वहां की समस्या, पर्यटकों की परेशानी का उन्हें पता चलेगा, जिससे पर्यटन स्थलों पर सुविधा विकसित करने में मदद हासिल होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह निर्देश कि जो वरीय पदाधिकारी या जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो पर्यटक स्थल पर रात्रि प्रवास करेंगे, वहां रहेंगे, तो वहां की समस्याओं को जानेंगे और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो देसी और विदेशी, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसका लगातार अनुश्रवण करने से पर्यटन में एक लंबी छलांग हम लगाएंगे। सरकार की जिम्मेवारी ये पदाधिकारियों का रहेगा, तो सूक्ष्म स्तर पर मॉनिटर करना। अब से राजगीर का मलमास मेला है, राजकीय मेला तो इसी सरकार ने दिया, एनडीए की सरकार ने। आज वहां पर पूरे देश के लोग आ रहे हैं तो हमारा राजस्व नहीं बढ़ेगा, तो जब वहां प्रवास करेंगे तो राजस्व भी बढ़ेगा। यूपी के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां औरास थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलट गई। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर, एक बंदी समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। 21 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये वो तस्वीर है दुर्घटनाग्रस्त हुई बस, देखिए जिसकी हालत क्या हो गई। हादसे में 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। तीनों सिपाही और मृतक सब इंस्पेक्टर सीवान पुलिस लाइन में तैनात थे। ये सभी पुलिसकर्मी कैदी छत्रपाल को गवाही दिलाने के लिए गुरुग्राम गए हुए थे। गुरुग्राम से वापस ये लोग सीवान लौट रहे थे और इसी दौरान हादसा हुआ। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसे की बात कही जा रही है और डबल डेकर बस इसी वजह से डिवाइडर को तोड़कर दूसरी लेन में जाकर पलट गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम और रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है। मौके पर उन्नाव के डीएम और एसपी भी पहुंचे। सभी घायलों का लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनुज गुप्ता। है हमारे हॉस्पिटल में टोटल 28 लोग आए थे और जिसमें से 21 जो है काफी क्रिटिकल कंडीशन पे थे, जिनको हम लोगों ने अपनी टीम के साथ में प्राथमिक उपचार देते हुए उनको एम्बुलेंस के साथ में सीधा मेडिकल कॉलेज लखनऊ के रेफर किया गया। 6 लोग थे कैजुअलिटी, उनकी ब्रॉड डेथ हो गई थी, जिसमें से 4 को आइडेंटिफाई हो गया, 2 अज्ञात अवस्था पे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है और एक महिला उनको हल्की फुल्की चोट थी, उसको प्राथमिक उपचार दे करके उन्हीं मरीजों के साथ में उसको भी मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया। 26/5/2026 को समय करीब सुबह 5 बजे थाना औरास क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 262 पर एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें मौके पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई व एक व्यक्ति की मृत्यु उपचार के दौरान हो गई। करीब 20 लोग घायल हुए, जिनको हायर सेंटर लखनऊ रेफर कराया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, यातायात सामान्य है। जो बस का ड्राइवर है उसको नींद लग गई और इसी क्रम में जो बस है वो अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। इसी क्रम में मौके पर 5 लोगों की मृत्यु हुई तथा 18 लोग घायल हुए। जो लोग घायल हुए थे उनको हम लोग ने KGMU जो अस्पताल है लखनऊ में वहाँ पे रेफर किया गया और उनका इलाज वहाँ पे जारी है। इलाज के दौरान भी एक व्यक्ति की मौत हुई है, बाकी सब लोगों का अच्छे से इलाज कराया जा रहा है। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 262 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
अगर हम हादसे की भयावहता दिखाएं, ये जो सिटिंग बस थी, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए एक चप्पल यहाँ पर फंसी हुई है। जो सीट है इसके आसपास महिला पुरुषों के जूते, चप्पल, बोतल के साथ ही अन्य सामग्री फैली पड़ी हुई है। तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो लाइटें लगी थी, जहां पर एसी का विंडो था, उस जगह पर भी आप खून के निशान साफ तौर पर देख सकते हैं। जो आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा था बाएं साइड का सीट नंबर 24-25 के पास, वो पूरी तरह से अंदर की तरफ घुस गया है, जो हादसे की भयावहता को बयान कर रहा है। अगर हम आगे दिखाएं आपको तो जगह जगह पर यहाँ बस के अंदर जूते, चप्पल फैले पड़े हुए हैं। जगह जगह पर जो कांच लगी थी वो पूरी तरह से टूट गई है, क्योंकि ये बस 2 से 3 महीने पुरानी थी। तो बस नहीं होने के चलते पूरे जो पेपर थे वो बस के कंप्लीट थे। जो यहाँ पर जांच में अब तक सामने आया है कि चालक को नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये कितनी भयावह स्थिति है। बस का लेफ्ट साइड के हिस्से की पूरी तरह से कांच टूट चुकी है, और जो आगे का शीशा था जहां पर ड्राइवर बैठता है, उसके आगे का जो कांच होता है वो भी सब पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। और चलिए अब बात मुंगेर की करेंगे, जहां बरियारपुर प्रखंड में तेज रफ्तार ट्रैक्टर से एक बड़ा हादसा हो गया। हरिनमार थाना क्षेत्र के बांसबीटी टोला के पास मकई लदे ट्रैक्टर ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंद दिया और हादसे में 13 साल के नकुल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अंकुश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों बच्चे साइकिल से अपनी बुआ के घर जा रहे थे। घटना के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर यहां से देखिए भागने की कोशिश करता है। ग्रामीणों के पहुंचने की वजह से यहां से वो ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। आरोपी चालक की तलाश जारी है। और इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। और पटना के गांधी घाट पर बड़ा हादसा हो गया। गंगा नदी में नहाने के लिए गए 5 युवक इसमें डूबे हैं। युवकों को बचाने के लिए उतरा शख्स भी इस हादसे का शिकार हुआ। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों में चंदन कुमार, समर कुमार और अमित कुमार शामिल बताए जाते हैं। कि युवक जय कुमार अब भी लापता है। गंगा नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं गांधी घाट की बात करें तो गांधी घाट पर हादसे के बाद से हड़कंप मच गया। तो पटना के गांधी घाट पर यह बड़ा हादसा, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक लापता बताया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर खगड़िया से, जहां बिलदौर थाना क्षेत्र के सुखाए बासा में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। और इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी मोहम्मद बुद्दीन के पैर में गोली लग गई। घायल हालत में उसे इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खगड़िया एसपी ने कहा है कि गुप्त सूचना मिली थी और इसी के आधार पर अपराधी हथियार के साथ इलाके में छिपा हुआ है। कार्रवाई की गई और एसटीएफ और बिलदौर थाना पुलिस के संयुक्त छापेमारी में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अपराधियों की तरफ से हालांकि इस दौरान फायरिंग शुरू की गई थी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को पकड़ा है। मौके से 2 देसी कट्टा और 1 राइफल बरामद हुई। अपराधी पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। वहाँ पर इसको सूचना मिली थी, हम लोगों ने घेरेबंदी की थी। इसको वार्निंग दिया गया निकलने के लिए, भागने की कोशिश की और फिर पुलिस बल पर गोली चलाई। फिर वहाँ से जवाबी कार्रवाई में इसको गोली लगी है पैर में और अभी इलाजरत है। फिलहाल इसकी स्थिति जो है स्टेबल है और फर्दर इलाज के बाद हम लोग इस पर फर्दर जो लीगल एक्शन हम लोग ले रहे हैं। पटना सिटी के आलमगंज थाना के भद्रघाट पर गंगा दशहरा के मौके पर स्नान करने आई महिला से उच्चक्कों ने सोने की चेन, लॉकेट, मोबाइल और नकद रुपए छीन लिए। घटना के बाद भाग रहे एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और जमकर इस शख्स की पिटाई की। हालांकि उसका एक साथी भीड़ का फायदा उठाकर यहां से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी के पास से सोने की चेन बरामद की गई, जबकि मोबाइल, लॉकेट और
नकद रुपए अब तक नहीं मिले हैं। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। फिलहाल आलमगंज थाना पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। मेरा चेक छीन लिया सर, मेरा लॉकर था इसमें। कहाँ रहते हैं आप? क्या करने आते हैं? क्या चोर पकड़ा गया? पकड़ाया वो? क्या? भागलपुर में गंगा पर बन रहा सुल्तानगंज अगुवानी 4 लेन पुल एक बार फिर से चर्चा में है। 2014 में मुख्यमंत्री ने इस पुल का शिलान्यास किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त नीतीश कुमार की तरफ से ये शिलान्यास हुआ और दावा किया गया कि 3 साल में पुल बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन 11 साल बाद भी पुल अधूरा है। निर्माण के दौरान 2022, 2023 और 2024 में पुल का हिस्सा 3 बार गिर भी चुका है। तकनीकी खामी और लगातार देरी से लोगों में नाराजगी है। अब सरकार ने नवंबर 2027 तक पूरा करने का एक नया लक्ष्य रखा है, लेकिन लोगों को अगर अब भी लोगों के मन में ये सवाल ही है कि आखिर पुल कब तक बनकर लोगों को हासिल हो जाएगा, ये जानकारी अब भी अधूरी है। अभी हम हैं सुल्तानगंज से अगवानी खगड़िया को जोड़ने वाले पुल निर्माण स्थल पर। आप देख सकते हैं कि इस पुल का निर्माण जो है 11 सालों में भी पूरा नहीं हो सका है। 3 बार जो है इसका सुपर स्ट्रक्चर जो है गंगा में समा चुका है। वहीं 3 जगहों पर पिलर में जो है खराबी भी सामने आई है, जिसे फिर से बनाने की कवायद की जा रही है। 11 सालों में भी जो है इस पर जो है आवागमन शुरू नहीं हो पाया। वहीं सबसे बड़ी बात है कि 3 बार जो है निर्माणाधीन पुल जो है ध्वस्त हो चुका है। वहीं अब नया डेडलाइन जो है 2027 नवंबर रखा गया है। विक्रमशिला सेतु के ध्वस्त होने के बाद जो है इस पुल की भी चर्चा की जा रही है। वैसे बिहार में कई पुल जो है इधर गिरे हैं और उसके बाद जो है अगवानी सुल्तानगंज पुल की भी जो चर्चा जो है जोरों पर है। लोगों का कहना है कि अगर इसका निर्माण हो जाता तो आज जो विक्रमशिला पुल ध्वस्त हुआ है, लोगों को जो परेशानी हो रही है वो कहीं ना कहीं कम होती। पुल निर्माण के द्वारा जो है लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एसपी सिंगला के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जा रहा है। विक्रमशिला सेतु के बगल में भी जो 4 लेन समानांतर पुल है उसका भी निर्माण एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि नया डेडलाइन जो है उस पर इसका काम पूरा होता है कि नहीं। अभी तक 12 डेडलाइन जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। अब ये 13वां डेडलाइन जो है इसमें भी निर्माण पूरा हो पाता है या फिर से एक डेडलाइन और बढ़ेगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए बात गोपालगंज की करें, जहां गंडक नदी पर बने पुल में स्पैन डैमेज मिलने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनआईटी पटना और पुल निगम की टीम ने जांच के बाद स्टील प्लेट लगाने की सलाह दी है। डीएम ने बताया कि करीब 20 दिनों में मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक अब भी जारी है। ये पुल उत्तर बिहार, यूपी और नेपाल को जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। पुल में खराबी की वजह से व्यापार और आवागमन दोनों इस वक्त प्रभावित हैं। यह पुल में दिक्कत है, इसीलिए गाड़ी उधर रुक गया, हम लोग पैदल जा रहे हैं, बस यही दिक्कत है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ जाना है? हम लोग आ रहे हैं परजीरवा से, गोरखपुर जाना है। बेतिया से आ रहे हैं? हाँ, नहीं परजीरवा से, बेतिया के इधर जो पखना है उधर से आ रहे हैं। गोरखपुर जाना है? गोरखपुर जाना है। आरसीडी के जो मुजफ्फरपुर जोन के चीफ इंजीनियर भी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आए थे। आज उन्होंने बहुत इसमें एनआईटी पटना की टीम आके जांच करके चली गई। मैंने कल भी इंटरव्यू में कहा था आपको प्रेस वार्ता में कि बहुत जल्दी एनआईटी पटना की टीम आएगी। तो कल ये एनआईटी पटना की टीम ऊपर और नीचे दोनों जाकर देख लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि सर इसमें बहुत सीरियस इशू नहीं है। जो लोहे का जो जॉइंट, स्पैन जॉइंट होता है, वो गाड़ियों की घर्षण की वजह से टूट के नीचे गिर गया है। तो उसमें अब इन्होंने टेंडर भी फ्लोट कर दिया है, और चूँकि बहुत ही वो स्ट्रांग स्टील का बना रहता है, तो इसके लिए ठेकेदार को बोल भी दिया गया है, संभवतः 20 दिनों में बन के आ जाएगा। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। सबसे पहली बात यह है कि आज हम लोग जिस जंजाल में फंसते चले जा रहे हैं
इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट काम करता है, जो पहले तो लोगों को बरगलाता है और इसके बाद डिजिटल अरेस्ट के नाम पर वो इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उनकी धनराशि को अपने खाते में डालने का प्रयास करता है। हमें इसके लिए सबसे पहले जैसे भी इस तरह का फोन आवे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, बिना डरे और बिना झिझके हुए, तभी हम इस साइबर क्राइम से बच पाएंगे। अन्यथा हमारी जो धनराशि है, जो हमने अपने मेहनत से जमा किया है, वो लुटेरों द्वारा लूट लिया जाएगा। तो इस लूट से बचने के लिए हमें खुद सतर्क रहना होगा और बिना झिझक, बिना किसी भय के हमें तुरंत पुलिस की सहायता लेनी होगी। देखिए भैया ने एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी चीज है, आजकल कई सारे खासकर हाउस वाइफ को मैं देखती हूँ कि फोन आता है, उनके बोला जाता है कि भाई आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है, आपकी बेटी को हमने अरेस्ट कर लिया है, फलाने चीज में वो पकड़ी गई है, आप जितना इतना पैसा दीजिए, हम फलाने थाने में बैठाए। और कई बार तो बच्चों का आवाज भी वो सुना देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? ऐसा होता ही रहता है कि न्यूज में बताया जाता है ऐसे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अपने बच्चों लोग को सावधान कीजिए, बताया कीजिए कि कोई भी अनजान आदमी अगर बोले कुछ भी दे या जाने के लिए कैसे आते तो नहीं जाए, सावधानी बरते। हर माता पिता को होना चाहिए अपने बच्चों के बारे में बताए, इस जो बार बार ये ऐसे हो रहे हैं, हाँ हो रही है, हाँ इसके लिए एकदम जागरूक होना चाहिए हर किसी को, बच्चों को तो एकदम ही सबसे पहले। हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, बहुत सारा काम आसान भी हुआ है हमारा, क्योंकि हम लोगों को जो है बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है ये है साइबर अटैक, जो हमारे पर कभी भी हो सकता है। साइबर अटैक ऐसा चीज है कि वो हमेशा फोन करते हैं, एक दूसरे का कांटेक्ट कहाँ से लाते हैं वो पता है। मेरे से 2 दिन पहले की बात है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस 2016 में आपकी हुई है, ऐसा बोला उन्होंने। मैंने सर्च किया, 2 दिन परेशान हुए कि कहाँ भाई मैं जमा किया नहीं, 50,000 का 2 बार जमा कर चुके हैं आप। ऐसा करके फिर उन्होंने